नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम खबर, यानी कि आज हम लोग एक बीपीएससी की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियोज़ के क्रम में हम लोग 56वीं 59वीं बीपीएससी की जो पीटी की परीक्षा हुई थी, संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 15 मार्च 2015 को हुई थी, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज से जो है ये बीपीएससी का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आप लोगों को बीपीएससी से रिलेटेड और बीएसएससी सीजीएल 3 से रिलेटेड जो है इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। तो अब आप लोगों को ये कितना आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप अपना जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी तट रेखा किस देश की है? तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी तट रेखा किस देश की है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत। तो सबसे बड़ी तट रेखा जो है इसमें कनाडा की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हाँ एक बात और याद रखिएगा, कभी अगर मान लेते हैं कि छोटा पूछ ले कि सबसे छोटा तट रेखा किसका है, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये मोनाको की जो है सबसे छोटी तट रेखा है। तो इसका ये भी याद रखें कि सबसे छोटा जब पूछे तो मोनाको। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, विश्व की एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो एल्युमिनियम का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वैसे तो चीन है, लेकिन चीन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो यूएसए हो जाएगा। अगला प्रश्न में आते हैं, तो प्रश्न ये कहता है कि पेनाइन यूरोप जो है पेनाइन यूरोप में पड़ता है, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली उदाहरण किसका है? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर के ये नदियाँ बहती है। तो इसको मिलान करना है। तो इसमें मिलान करने के लिए जैसे एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदी है, तो रॉटरडैम है, पेरिस है, बुडापेस्ट है, वाशिंगटन, ये सब नदी है। तो इसका जो मिलान हो जाएगा, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका रॉटरडैम का जो है वो हो जाएगा राइन नदी रॉटरडैम के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार से पेरिस जो है वो पेरिस आपका सेन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बुडापेस्ट है, तो बुडापेस्ट जो वो डैन्यूब नदी के किनारे है। और वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे। इस प्रकार से इसका ये मिलान सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है, ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो इसका आंसर जोहान्सबर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो तेल का भंडार जो है ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे हाई महाराष्ट्र है, अंकलेश्वर गुजरात है, नवगांव गुजरात है और डिगबोई। आप जैसा कि जानते हैं कि डिगबोई गुजरात जो है ये भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है। यह एशिया का, भारत ही नहीं वरन एशिया का सबसे पुराना तेल भंडार है। अगला प्रश्न आते हैं, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यरलुंग जंगबो नदी जो है इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भारत में जाना जाता है। तो अब प्रश्न ये हो जाता है कि यंगलुड़ जंगबो नदी आखिर इसका नाम है कहाँ पर इस प्रकार का? तो इस प्रकार का जो नाम है वो इस नदी का है आपको तिब्बत में इस नाम के यंगलुड़ जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान जो है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे सूखा स्थान लेह लद्दाख हो जाता है, यह सबसे ऊंचाई पर है। और अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो जनजातीय जो वो हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी ये सब जो है आपका केंद्र शासित राज्य में से कुछ राज्य हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। अगला है, सुल्तानपुर बर्ड्स सेंचुरी कहाँ है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है?
ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव और गांधीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन इसका गलत है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। तो सबसे जो यहाँ पर कम पूछा जा रहा है 60% से कम किसका है। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल में 60% अधिक है, पंजाब में भी अधिक है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बिहार में लगभग जो है 51% के आसपास जो है वो कृषि भूमि है, जो कि 60% से कम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर। इसको सभी जान कि कृष्णा नदी पर, ये आंध्र प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में डालमिया नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया जैसा कि नाम जानते हैं कि एक सीमेंट का नाम है, इसलिए सीमेंट उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर है बिहार में कितना वन क्षेत्र है। तो ये इसका सारे आंसर जो है ये भी गलत है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। तो लौह अयस्क से संपन्न इसमें कौन से 2 सबसे बड़े राज्य हैं जो लौह अयस्क से संपन्न हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और ओडिशा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो जानते हैं झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है। तो सबसे पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो वो कटिहार है। तो इसमें टोटल हम लोग 150 क्वेश्चन को देखेंगे छात्रों, और इसमें जो 150 क्वेश्चन है टोटल ये 59वीं 62वीं ये 56वीं 59वीं बीपीएससी के लिए है। जो पूछा गया प्रश्न है वो है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो कौन सा झील जो है वो बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुपम झील। अनुपम झील ही जो है ये बिहार में स्थित है, ये कैमूर के आसपास पड़ता है, तो अनुपम झील हो जाएगा। जब बाकी सांभर झील जो है ये जयपुर राजस्थान में है, और सुखना झील ये भी नहीं है बिहार में। कामा झील ये तो दूसरे देश यानी रूस में। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। तो महालनोबिस प्लान का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। इस प्रकार से बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि इसमें मिलान करना है, तो मिलान करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो इसमें हम लोग आते हैं 23 नंबर में। तो ये है एक तरफ स्तंभ को जिसमें कि ईस्वी दिया गया है, और स्तंभ ख जिसमें कि कुछ बैंक का नाम निगम वगैरह दिया गया है, बोर्ड दिया गया। तो इसका जो मिलान सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 1955 में जो है 1955 में आपको विदेशी व्यापार हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण, ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 1964 में क्या हुआ था। तो ये इसका ये हो जाएगा, और 2 नंबर सही हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक आया था, और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें मिलान करना है, तो इसमें भी मिलान करने के लिए है, तो ये है ओपन जनरल लाइसेंस। तो ओपन जनरल लाइसेंस जो है ये विदेशी व्यापार से रिलेटेड है। उसके बाद है ट्राइसेम। ट्राइसेम क्या है। तो ट्राइसेम जो है वो एक रोजगार है, तो ये सही हो जाएगा। और थोक मूल्य सूचकांक क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है ये मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है, और नकदी रिजर्व अनुपात ये ऋण नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और ये है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी। तो सरकारी व्यय को जो नियंत्रित किया जाता है ये इसका प्राधिकारी कौन है। तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय, इसका सही आंसर। प्रभावी राजस्वी घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2011-12 में ये पेश किया गया था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि ब्याज का भुगतान एक आइटम है। कौन सा आइटम है। राजस्व का, पूंजीगत व्यय का, योजना व्यय का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्व व्यय का।
28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NHDR 2014 के अनुसार से, इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये ओल्ड वाला क्वेश्चन है। आगे हम लोग को तो निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सही नहीं है। दूसरा कहता है कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी सही नहीं है। उसके बाद ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता, ये भी सही नहीं है। तो ये आखिर है किसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? तो ये है शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी 4 जो है, केवल 4 सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 30 में। 30 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना था। तो ये क्वेश्चन जो है 13-14 मतलब जो है करंट से है, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किनके निर्यात से कमाता है? तो सबसे ज़्यादा भारत जो है कपड़ा से कमाता है। उसके बाद विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाता है? उसको हम लोग गर्म मुद्रा कहते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसलिए कि अभी के हिसाब से दूसरा करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें तिलहन जो है वो शामिल नहीं है, जबकि गेहूँ शामिल है, चावल शामिल है और दाल भी शामिल है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया इसको? ट्रेजरी बिल प्रणाली को, तो ट्रेजरी बिल प्रणाली को जो है ये समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 ईस्वी को। आगे है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है वो आपको संबंधित है बीमा क्षेत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सेवा कर जो है वो आपको प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? तो ये हो जाएगा 1994-95 में। रुपये की परिवर्तनशीलता का तात्पर्य क्या है? तो रुपये तथा अन्य मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन ही जो रुपये की परिवर्तनशीलता कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 है, केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर है, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, कस्टम। तो इसका सही आंसर जो मतलब कहता है कि इसके मामले में सही अवरोही क्रम करना है। यानी अवरोही का मतलब जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, जैसे कि ये सीरियल ही है 1 2 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है इसका 39 नंबर। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम विकास 2006 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी निर्माण क्षेत्रों के माध्यम हेतु निर्धारित सीमा? तो इसमें 10 लाख से अधिक 2 करोड़ से कम, 2 करोड़ से अधिक 5 करोड़ से कम और 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से कम। और ऑप्शन नंबर डी है कि 10 करोड़ से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। इसको सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निवेश की ये सीमा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन नहीं होगा, 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन। तो इसका यही आंसर हो जाएगा 40 का जो है वो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो व्यापार संतुलन जो है किस समय भारत के अनुकूल था, ये प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 41 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1972-73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए। ये समझौता है, इस पर विचार करने कहा जा रहा है। आगे देखिए, इस पर कुछ कूट दिया हुआ है। कहता है इसको जो है कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि जो है ये आया था SAPTA आया था और SAPTA के बाद जो है इसके बाद आया था, ये क्रम सही है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 44 की ओर और 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो नकारात्मक किस वर्ष हो गई थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2002-3, यानी ए इज राइट आंसर। उसके बाद 44 में आते हैं, निम्नलिखित कारणों पर फिर यहाँ पर विचार करने कहा जा रहा है। वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा लिमिटेड द्वारा किया जाता है, कि ये सही है? तो चलिए हाँ, ये तो सही है। दूसरा कहता है यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी, तो नहीं, यह जो है सही नहीं है। इस प्रकार से इसका एक ही ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। दूसरा कहता है रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उसके दीर्घकालिक पर उधार लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि एक भी सही नहीं है दूसरा भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल कौन सा है? तो भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार में जो शामिल है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो भारत निर्माण का एक अंग कृषि आधारित उद्योग ये अंग नहीं है, बाकी जो भी ग्रामीण से रिलेटेड है ये सारा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 कह रहा है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसको याद रखना है। नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 42। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही है इसको खोजना है। तो नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 26 होता है और नगरीय क्षेत्र में 32 होता है। इस प्रकार से 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 49 में आते हैं। इस पर भी कहता है कि विचार कीजिए और इसको योजनाओं को लागू करने का सही तरीका। सबसे पहले जान लें कि EAS जो है ये EAS कब लागू हुआ था? तो ये EAS हुआ था 1993 में लागू हुआ था। उसके बाद कहता है ट्राइसेम जो ये लागू हुआ था 1979 में ये लागू हुआ था। उसके बाद JRY जो है 89 में लागू हुआ था। और उसके बाद जो है RLEGP, तो ये जो लागू हुआ था ये 83 में लागू हुआ था। तो इसको कालक्रम के अनुसार सजा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। स्तंभ क के साथ ख को मिलाने की बात की जा रही है, तो इसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ये 2000 में आई थी, इससे मैच कर जाएगा। और समुद्री मत्स्य नीति का जो है ये 2004 में आया था, इसमें मिलान हो जाएगा। उसके बाद विदेशी व्यापार नीति ये 2014 में आया था। और 7वां वित्तीय आयोग जो है ये 1978 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ जो है इसकी स्थापना किया था करम शाह ने किया था। ये बंगाल के थे और इन्होंने ही जो है पागलपंथ का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है फराजी कौन थे? तो फराजी जो है वो एक प्रकार से कहिए हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह से प्रश्न है कि सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो है ये आपको हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है वधेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वधेरा विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था? तो वधेरा विद्रोह जो है ये हुआ था आपको सूरत में। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट, तो इसका सही एक्ट ये है 1835, 1867, 1978 और 1908। अगला है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस के आंदोलन में भागीदारी पर। तो इसके बाद है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सारे सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 57 में आते हैं और 57 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1993-94 सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इनके लेखक कौन थे? इनके लेखक जो थे वो थे
अरविंद घोष। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं 58 कहता है कि रिक्त स्थानों को की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, ये तो एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता तो इसमें कौन, मोतीलाल नेहरू किए थे, जबकि जो कि जिस समय भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, या वे महात्मा गांधी के दोस्त थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां की थी। याद रखना, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रयूज, विलियम डिग्बी, ये सब क्या किए थे? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर टिप्पणियां किए थे। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? इस पर प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो। ये देखिए, इसका था राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ, जिसको पता है कि इसको फांसी भी दे दिया गया था। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं कि प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की? देखिए 1921 की बात कर रही है पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी, इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न में आता है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ये हो जाएगा 1925 बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम आयु में, 1930 के दशक में या 1920 के दशक में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1930 के दशक में। इस स्थानों को भरिए। देश में बंगाल और बिहार की भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा, तो बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है ये हो जाएगा आपको 1885। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और 65 में आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता था? आपको जैसे पता है कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं? 3 हुए हैं, और भीमराव अंबेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला हुआ था 1930 में लंदन में, दूसरा हुआ 31 में लंदन में, और तीसरा हुआ 1932 में। पूछ रहा है कि तीसरा कब हुआ था? ये 1932 में कौन सा था? तो तीसरा था जो कि लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, और अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे? गांधी को अंग्रेज को हराने का तरीका पता था। सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 67 की ओर, और 67 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता सभी जानते, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, स्वामी विद्यानंद थे और शाहजानंद थे। 1-2 सही हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन, तो ये जो है आपके छपरा से थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 69 में कहता है कौन सा सही है ये बताना है। तो 1857 दरभंगा डुमरा, वर्ष 1857 में दरभंगा डुमरा और हटावा के महाराजाओं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1857 में दरभंगा डुमरा हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदिमों से अंग्रेज की मदद की, पैसे नहीं लिए थे। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदमाओं के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाली थी? आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रकाश डालने का काम किया था ये किया था पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। जैसा कि पता है कि 10 क्वेश्चन जो वो मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, तो मैथमेटिक्स को तो सॉल्व करना पड़ता है। हम लोग मैथमेटिक्स को स्किप करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आते हैं हम लोग फिर 81 में। ठीक है, तो 81 में प्रश्न ये कह रहा है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। ओंकोजीन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये कर्क रोग से संबंधित है, यानी कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से संबंधित है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सोडियम है, लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है। तो याद रखिएगा, सोडियम है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है। तो इसका क्रम को भी याद रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं 84 की ओर आते हैं। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो डीएनए को बनाने वाले जो थे
वो अंतःपात्र में बनाने वाले कौन थे? क्वेश्चन यहाँ से 84 किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको डीएनए के लिए जो थे वो थे आर्थर कोर्नबर्ग ने 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों का कौन सा विस्फोट प्रयुक्त? देखिए बम जो है ये 2 गिराया था। एक गिराया गया था अमेरिका के द्वारा ही गिराया गया था 6 अगस्त को, एक गिराया गया था 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। दोनों बम 1945 में ही गिरा था। तो 6 अगस्त को जो गिराया था वो था यूरेनियम का बना हुआ, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 9 अगस्त को, ठीक है ना, नागासाकी पर, तो 9 अगस्त हो जाएगा। तो 9 अगस्त को जो था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो ये याद रखेंगे। याद क्या रखना है? 6 अगस्त, यानी 6 अगस्त को जो था 6 अगस्त को यूरेनियम था और 9 अगस्त को जो है वो प्लूटोनियम का प्रयोग किया था अमेरिका ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कोपरनिकस ने ही बताया था। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो ये आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती है। 88 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन सब में मिलता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका आयनीय विकिरण, ठीक है। तो इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में कुल परिमाप क्या होता है? तो देखिए 7%, वेट का 7% याद रख लीजिएगा। तो एन एवरेज अगर 50 से 60 किलो का आदमी है तो सॉरी वेट का 7 से 10% होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त जो है वो 5 से 6 लीटर होता है। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। ये जलजन्य रोग हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93 में हम लोग आते हैं और 93 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ये सारे को पता है कि लीवेनहॉक ने किया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता या बहुगुणसूत्रता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, इसका जीवाणु की खोज तो देख ली हम लोग। उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण ही विविधता का कारण होता है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि को करने का वैज्ञानिक तरीका है कीट संवर्धन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96 में सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है, ये कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो ये प्रश्न सबको पता होगा कि ये जो हुआ था 97 का, इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि प्रश्न है कि वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त का प्रवाह कितना होता है? ये 500 सीसी होता है। अगला है पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती है, एक भ्रूणपोष है, एक बीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पादप कली है वह एक भ्रूणपोष है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। कहता है सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ये सभी जान रहे हैं, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होता है? ये कमेंट करके आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला है केंद्रीय मंत्री। ये तो जो है हम लोग करंट के क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। जो करंट वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। जहाँ से करंट का क्वेश्चन नहीं है उसको हम लोग देख करके आगे बढ़ते हैं। ये सारे करंट के क्वेश्चन, हाँ 109 में आइए। कह रहा है कि प्रश्न कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल जो है लोकसभा के लिए जो चुने जाते हैं वो आपको टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। 543 सीट है जिसमें से इसके लिए 40 सीट चुने जाते हैं। और इसके अलावे भी जो है आपको 16 सीट जो है वो चुने जाते हैं। किन के लिए चुने जाते हैं 16 सीट? तो 16 सीट जो है वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सीट चुने जाते हैं, जबकि आदिवासी के लिए 6 रिजर्व सीट रहता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो जैसा कि जान रहे हैं बिहार में छठ पूजा जो यह एक अद्वितीय त्यौहार है। फिर क्वेश्चन यहाँ पर करंट का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो फिलिस्तीन को जो है वो आधिकारिक मान्यता किसने दिया था? प्रश्न यहाँ से है। तो प्रश्न इसका जो उत्तर हो जाएगा
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो स्वीडन था वो उन्होंने ही सबसे पहले फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर करंट के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को जो है आपका ये इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 119 में चलते हैं। अक्टूबर 2000, फिर ये करंट का क्वेश्चन आ जाता है। करंट को हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे अभी, और करंट के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। हाँ, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए जो है सब जानते होंगे कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर संबंधित नहीं थे, ये क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं थे, तो ये हो जाएगा वीए स्मिथ इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 132 में आते हैं और यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत के हर्षवर्धन हौ से ह्वेनसांग, याद रखिएगा। और ये जब आए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया यह एक मस्जिद है जो कहाँ है? तो राजस्थान में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा में लिखे थे। बाबर के बचपन का जो है बचपन काल का इसमें वर्णन किया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका जो है वो सेनापति थे हकीम खान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा 137। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हकीम खान, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और ये जो है अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा है और प्रथम वायसराय भी रहा है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ये भी याद रखना। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग? देखिए 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था जिसमें 22 पुलिसकर्मी को मार दिए गए थे, इसलिए महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो चौड़ी चौड़ा कांड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर आते हैं 142 में और 142 प्रश्न कर रहा है कि बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन? तो बंगभंग जो है 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन, बंगभंग आंदोलन जिसको कहते हैं। इसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। देखिए यहाँ प्रश्न सुनिएगा, प्रथम भारतीय महिला। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि सबसे पहले महिला अगर कहता भारतीय नहीं लगाता तो एनी बेसेंट हो जाता, जो कि एनी बेसेंट हो जाता। तो एनी बेसेंट कब था? तो 1917 में जो है एनी बेसेंट बनी थी पहली महिला। उसमें 8 साल जोड़िएगा +8 कीजिएगा तो आ जाता है कितना? 17 8 25। 1925 में सरोजनी नायडू भारतीय और उसमें 8 साल जोड़ दीजिएगा 33 में कौन था? नलिन सेन गुप्ता। तो इस प्रकार से 8 जोड़ के देखिए 17 8 25 8 33। तो 8 में हो गया, 17 में हो गया एनी बेसेंट जो कि गैर भारतीय, 25 में हो गया सरोजनी नायडू भारतीय और 33 में हो गया आपको नलिन सेन गुप्ता। तो 3 बार जो है महिला वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा। तो मैडम कामा जो है ये 1907 में प्रथम तिरंगा झंडा कहाँ फहराई थी? तो ये स्टटगार्ट में फहराई थी। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये कुमार गुप्त थे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। और इसको जो है शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जब ह्वेनसांग आए थे तो इन्होंने ये कहा कि इसका नाम उस समय शक्रादित्य जाना जाता, तो उन्होंने ही बताया है कि शक्रादित्य को ही जो है कुमार गुप्त के नाम से जाना गया।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के कौन सा, अच्छा एक चीज़ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह, आपको पता ही होगा कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें जो है बिहार के चंपारण से एक किसान गए थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, और उन्होंने ही महात्मा गांधी को यहाँ पर बिहार बुलाने के लिए रिक्वेस्ट किया, बिहार आने का रिक्वेस्ट किया, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। पटना में किस, तो इसमें गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है 149 में, और 149 कहता है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1922 में गया के, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला है जयप्रकाश नारायण किस नाम से? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसको जानते हैं। तो टोटल ये था साथियों 150 यानी 150 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कराने का प्रयास किया है। इसमें अगर आप लोगों को कोई शक संदेह लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट का शिक्षा शाला परिवार में स्वागत है। आप अपना प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और ऐसे ही और आगे के वीडियोज़ को लाने के लिए आप हमें मोटिवेट करते रहिए, साथ ही आप अपना सपोर्ट हमें करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग निश्चित रूप से यह संकल्प लेकर के चले हैं कि अब की बार मतलब यूनी BPSC को पार कर देना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।